हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिनांक 3/1/2023 को जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उसका पार्ट 2 यानी कि लास्ट के 50 क्वेश्चन उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को समय के अभाव के कारण लगातार प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन है करा नहीं पा रहा हूं। तो आज भी प्रैक्टिस सेट एक और करवाया गया था, क्योंकि पहले मैं एक हफ्ते में एक करवाता। ठीक है, आजकल परीक्षाओं की दृष्टिगत थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा सॉल्यूशन उनका दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो आज करवाया गया था कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको कल उपलब्ध करा सकूं, उसका पार्ट 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 था। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी, ठीक है, जो सुई वाली होती है, में 1:30 का समय है। ठीक है, एक घड़ी और ये दर्पण में हमें दिख रहा है कि इसमें 1:30 का समय है। ठीक है, तो ये देखो, ये 12, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से, और ये 30, ये 5, 4, ठीक है। यहाँ पर हमें 1:30 का समय दिख रहा है। तो कह रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा। यदि वास्तविक समय आप इसका देखेंगे, दर्पण का प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा ना। ये 10:30 का समय होगा, जो 10:30 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किस रूप में, 1:30 बजे के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10:30। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से रीजनिंग का सवाल है। सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है, सीता से आयु में बड़ा। देखो, सीमा का क्या है, सीमा का छोटा भाई है कौन, सोहन। इस तरह से लिखते रहना चाहिए। ठीक है, तो सीता से क्या है, आयु में बड़ा। देखो, सीता से आयु में बड़ा है। ठीक है, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी कौन होगी, सीमा। अगला क्या बोल रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से क्या है, बड़ी कौन है, श्वेता, लेकिन छोटी किससे, दीप्ति से। तो अब पूछा ये है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है सबसे बड़ा, दीप्ति। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सोचने की आपको ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। कौन था दक्षिण भारत में जिसने पहला दक्षिण भारत का अभियान किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन रहा था उसमें, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर रहा था, जिसको कि 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा सेनापति रहा था, मतलब प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, इसके दक्षिण के अभियानों का ध्यान रखिएगा। साथ ही देखो, इसमें जो अन्य ऑप्शन है, इसमें देखो गयासुद्दीन बलबन, जो कि किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का। ठीक है, तो और साथ ही देखो, इसने लौह एवं रक्त की नीति जो थी उसको ये लाया था। देखो, इसमें जो ऑप्शन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक देखो, पागल सुल्तान इसको कहा जाता है। ठीक है, पागल सुल्तान, इसने राजधानी परिवर्तन के लिए जाना था। ठीक है, राजधानी परिवर्तन प्लस सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन, ये सब इसी के काल में हुआ है। ठीक है, राजधानी परिवर्तन इसने किया था, सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया, तो इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, पागल सुल्तान। बाकी जो फिरोज तुगलक है, उसने नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, फिरोज तुगलक ने ढेर सारी नहरों का, मतलब जो प्रमुख 5 नहरें हैं उनका निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है। वर्ष 2022 में भारत थॉमस कप विजेता रहा है। इस प्रतियोगिता में कौन सा देश उप विजेता रहा, थॉमस कप। थॉमस कप कब से शुरू होता है, 1949 से। ठीक है, और भारत इसको पहली बार जीता है। इस बार भारत पहली बार जीता है। ठीक है, कब जीता, 2022 में जीता था, और किसको हराया था, इंडोनेशिया को। ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जीता, तो उप विजेता कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। और ये भी ध्यान रखिएगा, थॉमस कप किससे संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से। तो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, पुरुषों के लिए, पुरुषों का है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कौन सा होता है, उबेर कप। ठीक है, महिलाओं के लिए कौन सा होता है, उबेर कप। और उबेर कप कौन जीता 2022 में, ये जीता है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। और इसमें उप विजेता कौन रहा है, तो सारी चीजें आपसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उप विजेता कौन रहा है इसमें, चीन। ठीक है, तो उबेर कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है लेकिन महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, दोनों बैडमिंटन, थॉमस कप भी उबेर कप भी। थॉमस कप पुरुषों के लिए। ठीक है, 1949 से शुरू हुआ और भारत इसको पहली बार
जीता है कब 2022 में, ठीक है। और इंडोनेशिया इसमें उपविजेता रहा है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। रीजनिंग का सवाल है। देखो इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि यदि प्लस का अर्थ भागा हो, ठीक है, भाग का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ प्लस हो और प्लस भाग का अर्थ माइनस हो, तो जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले जिसको हल करना है उसको लिख लेना चाहिए, उसकी संख्या, ठीक है। 7 दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 14 है, ठीक है, फिर 96 और फिर 12, ठीक है। अब इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखो, प्लस का अर्थ यदि क्या हो, भागा हो, तो भागा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो उसके बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या हो, गुणा हो, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। और फिर अगला बोले देखो, गुणा का अर्थ क्या हो, प्लस हो, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या हो, माइनस हो, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। तो बोल रहा है कि इसका आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ये 14 हो जाएगा, प्लस 14 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके पश्चात सबसे पहले इनमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले भागा होता है, ठीक है, भाग के पश्चात गुणा, तब होता है जोड़ना। तो जोड़ना क्या होगा, 28 माइनस 8, आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अगला प्रश्न, हाल ही में कुशियारा नदी के जल विवाद को लेकर किस देश के साथ भारत का समझौता हुआ है, तो ये है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत का समझौता हुआ है। अगला देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पत्र मराठा किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो किस भाषा में था, ये था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था। और दूसरा पत्र इनका एक और था मराठा, ठीक है, मराठा के अलावा एक और कौन सा था इनका, केसरी, केसरी, ये किसमें था, ये था मराठी में, ठीक है। तो 2 इनके द्वारा पत्र प्रकाशित किए गए थे। साथ ही इनकी एक पुस्तक कौन सी थी, ठीक है, जेल प्रवास के दौरान इनके द्वारा लिखी गई थी, कौन सी, गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किसने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, तो भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण पदक भारत ने जीते, ठीक है। 2022 के राष्ट्रमंडल, लगातार हम इनको रिवीजन करते रह रहे हैं, ठीक है। 2022 में किस किसने जीता भारोत्तोलन में, देखो कुल भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल पदक 22 स्वर्ण है, टोटल 61, ठीक है। भारोत्तोलन में किस किसने जीता, देखो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक है। दूसरे जेरेमी लाल रेणुका, ठीक है, जेरेमी लाल रेणुका। और तीसरे कौन से इसमें, देखो अंचिता सेवली, अंचिता सेवली, ठीक है। इन तीनों के द्वारा भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता गया। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण किसमें जीते थे, ये भी आपने ध्यान रखना, सर्वाधिक स्वर्ण किसमें जीते गए हैं, सर्वाधिक स्वर्ण ये बॉक्स रेसलिंग यानी कि कुश्ती, ठीक है, कुश्ती में सर्वाधिक स्वर्ण भारत ने जीत रखे, ठीक है। तो 6 स्वर्ण टोटल कुश्ती में जीते थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, टोटल 22 स्वर्ण जीते, ठीक है। तो पहले भी मैं इसको आपको करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों ने ही भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला देखो, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से, ठीक है। बायोडीजल उत्पादन से कौन सी है, स्वर्ण क्रांति। मत्स्य उत्पादन से कौन सी है, नीली क्रांति। और उर्वरक उत्पादन से कौन सी हो जाएगी, भूरी क्रांति, ठीक है। तो अंडा क्रांति किससे संबंध, अंडा उत्पादन से कौन सी है, रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन देखो, किस तिथि को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो किस तिथि को हुआ था बंगाल विभाजन प्रभावी, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो वायसराय कौन था उस टाइम पर, कर्जन, ठीक है, कर्जन उस टाइम पर वायसराय था जब भारत में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में जो प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो कर्जन उस टाइम पर वायसराय रहा था। तो ये जीएस का पार्ट क्लियर हो गया। पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन देखे थे और 10 क्वेश्चन आज हम देख चुके हैं, ठीक है, जीएस और रीजनिंग। अब बचता है देखो उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पूरा। इसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के। और देखो परीक्षावाणी रिवीजन के लिए यदि देखो फॉरेस्ट गार्ड वाले, जो भी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है, एग्जाम कब है देखो 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो अभी लगभग 2 हफ्ते का समय है आपके पास, 2 हफ्ते, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को परीक्षावाणी का रिवीजन कराऊं, क्योंकि परीक्षावाणी से संभव है कि ज्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे
प्रतीक है, उसके पश्चात उत्तराखंड का इतिहास जो उसमें दे रखा है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम वाला, उसमें कुछ अन्य चीजें ऐड करके, जैसे भौगोलिक चीजें हैं, दर्रे इत्यादि, ठीक है, नदी तंत्र है, साथ ही में वन और स्थिति, ठीक है, कृषि और साथ ही आपका देखो पीछे नदी घाटी परियोजना है और कुछ संस्थान, ठीक है। तो रोजाना एक एक टॉपिक करके मैं आप लोगों को 10 दिन तक का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को परीक्षा वाणी का रिवीजन कराऊं, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग परीक्षा वाणी रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा देखो कई सारे बच्चों को रीजनिंग में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, रीजनिंग भी कई सारे बच्चों का उतना अच्छा नहीं है। तो यदि आप लोग परीक्षा वाणी रिवीजन करना चाहते हैं, रीजनिंग के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों चीजें परीक्षा वाणी प्लस रीजनिंग, तो रीजनिंग तो देखो 3 से 4 टॉपिक मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ताकि वहां से आपका गलत ना हो, क्योंकि रीजनिंग तो समय कम है और रीजनिंग के लिए आपको देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को स्वयं ही करनी है, तो 4 से 5 अध्याय में आपको अलग अलग वीडियो आपको क्लास में दे सकता हूँ, ठीक है, रीजनिंग में, जिसमें आपको मैं अंग्रेजी वर्णमाला पूरा, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला प्लस कैलेंडर में आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी पहले, लेकिन हाँ घड़ी का जो कोण निकालने वाला होता है वो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। रीजनिंग के लिए 5 से 6 टॉपिक रीजनिंग का एक दिन छोड़ के मैं दे दूंगा, ठीक है। साथ ही परीक्षा वाणी रोजाना कम से कम मतलब मान के चलो 20 जनवरी तक का रिवीजन क्लासेज यदि आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को मतलब आपके कमेंट के पश्चात ही मैं इस पर विचार करूंगा कि शुरू करूं या ना करूं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने बेहतर पढ़ा हो तो फिर आप लोग अन्य चीजों पर अपना समय दे रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं उत्तराखंड का। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड में किस वर्ष श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? 2004 में, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, ठीक है, जनघनत्व कितना है उत्तराखंड का जनघनत्व? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 382। तो ये संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी, ठीक है। तो दोनों में जनघनत्व देखो सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक है हरिद्वार में, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार सर्वाधिक है, कितना है? 801, ठीक है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम, ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में, और कितना है? 41, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम का है उत्तरकाशी में, कितना? 41। सर्वाधिक का है हरिद्वार में, कितना है? 801। उसके अलावा देखो टॉप 4 आपसे पूछ जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछता है, ठीक है। उधम सिंह नगर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है? देहरादून, और चौथे नंबर पर कौन है? नैनीताल, ठीक है। 5वें नंबर पर कौन है? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसका पूर्व की अपेक्षा गिरावट हुआ, ठीक है, अल्मोड़ा प्लस पौड़ी। देखो पूरा मैं इसमें चर्चा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, पूरा जनघनत्व तो बताता हूँ। उधम सिंह नगर दूसरे पर, देहरादून तीसरे पर, नैनीताल चौथे पर, अल्मोड़ा 5वें पर, ठीक है। अल्मोड़ा और पौड़ी दो ऐसे जिले हैं जहां पर पूर्व की अपेक्षा जनघनत्व में भी गिरावट हुई है। बाकी सारे जिलों में जनघनत्व बढ़ा है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ा है, ठीक है। अल्मोड़ा और पौड़ी में माइनस हुआ, और सर्वाधिक जो गिरावट आई है अल्मोड़ा में, कितने की? 3 की, ठीक है। पूर्व में 201 था, वहां से 198 पर ही चला गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता होगा। जनसंख्या सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या को निचोड़ कर कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये निचोड़ है उसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा इन दोनों जिलों में कमी आई है जनघनत्व में, और सर्वाधिक कमी अल्मोड़ा में, जो कि मात्र 3 की है। पूर्व में 201 था और वर्तमान में 198 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और यदि भारत की बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक जो जनघनत्व है कहां पर हो जाएगा? सर्वाधिक है बिहार में, राज्यों में सर्वाधिक बिहार, कितना है? 1100, ठीक है, 1106 के आसपास है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जो राज्यों में है, सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, कितना है? 17, ठीक है। यदि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें देखें, केंद्र शासित में सर्वाधिक देखें तो दिल्ली का है, ठीक है। तो पूरे यदि ओवरऑल बात करें, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात करें, तो सर्वाधिक जो जनघनत्व दिल्ली का ही है। अगर राज्यों में देखें तो बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। सब
सर्वाधिक बड़ा जो राज्य, ठीक है, मतलब जनसंख्या के मामले में कौन है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नांकित जनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर उचित क्रम क्या है। देखो जनपद जो दे रखे हैं, हल्का सा मैं मैप यहाँ पर बनाता हूं उत्तराखंड का, ठीक है, तो आप लोग मैप पर ज्यादा ध्यान ना दें, कैसा बन रहा है इसको ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है, आप लोग बस समझिए चीज को, ठीक है। इस तरह से हल्का सा मैप है उत्तराखंड का। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखो टिहरी गढ़वाल दे रखा है, नहीं सॉरी चमोली दे रखा है, ठीक है, चमोली, ये चमोली का एरिया है यहाँ पर, चमोली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें कौन सा दे रखा है, देखो उत्तरकाशी दे रखा है, ये उत्तरकाशी हो गया ऊपर ऊपर का एरिया। तीसरा देखो इसमें कौन सा दे रखा है, रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पर हल्का सा रुद्रप्रयाग इस तरह से आता है। और अगला इसमें क्या दे रखा है, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, तो ये टिहरी लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये 4 जिले हमें दे रखे हैं, तो इनमें इनका क्रम पूछा गया है कि इनका पूर्व से पश्चिम की ओर उचित क्रम क्या है, ठीक है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1, फिर ये तीसरे पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 3, ये 4 और 2, इस तरह से मतलब ऑप्शन हमें दिया गया है। तो ऑप्शन देखो हल्का सा यहाँ पर जो चमोली है इस तरह से आता है ना, इस तरह से आता है, तो पहले टिहरी का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा चमोली, ठीक है, चमोली के पश्चात रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के पश्चात टिहरी, और टिहरी के पश्चात उत्तरकाशी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। यहाँ पर मतलब एकदम सही आंकड़े यहाँ पर मतलब सही बाउंड्री ड्रॉ नहीं हो पाई, फिर भी देखो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा इस तरह से क्रम में आ जाएगा, इनका पूर्व से पश्चिम की ओर उचित क्रम आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में शामिल किया गया था, किसको किया गया था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। और पिछले ही टेस्ट में मैं आपको इसका पूरा क्लियर करा चुका हूं, ठीक है, तो इस बार इसको रिवीजन नहीं करते हैं, अगले टेस्ट में यदि दोबारा से आएगा तो फिर उसमें रिवीजन हम इसको कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, निम्नांकित में कौन अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है, ठीक है, कत्यूरी शासक, अंतिम कत्यूरी शासक कौन माना जाता है, कत्यूरी, ठीक है। अंतिम कत्यूरी जो माना जाता है वो है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ठीक है। संस्थापक कौन माना जाता है इस वंश का, संस्थापक बसंत देव, ठीक है। राजधानी कौन सी थी इनकी, राजधानी, राजधानी, ठीक है, पहले राजधानी थी कार्तिकेयपुर, ठीक है, कार्तिकेयपुर। उसके पश्चात कौन सी बनी, कतियूर घाटी, बैजनाथ में जो कतियूर घाटी है, ठीक है, ये इनकी राजधानी बनी। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसमें तीन वंशों ने शासन किया था, ठीक है, कार्तिकेयपुर में 3 वंशों के द्वारा शासन किया गया था। एक था देखो बसंत देव वंश, फिर था निम्बर वंश, और फिर था सरोड़ादित्य वंश, ठीक है, सरोड़ादित्य वंश। तो एक क्वेश्चन भी आता है, देखो बसंत देव इस वंश का संस्थापक हो गया, इसके पश्चात इसमें खरपर देव आता है, ठीक है, और फिर आगे आता है इसमें अधिराज, कल्याणराज, फिर आता है त्रिभुवनराज, ठीक है। तो इस तरह से शासक उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी में निम्बर जो वंश था इसमें आता है ललित सूरदेव, ललित सूरदेव, ठीक है, और एक आता है भूदेव जो कि काफी महत्वपूर्ण शासक रहे। और इसी ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिले, और भूदेव का कौन सा ताम्रपत्र, ललित सूरदेव भाई कंडारा और पांडुकेश्वर, ठीक है, भूदेव का कौन सा, बागेश्वर शिलालेख। बाकी निम्बर के पश्चात एक ईष्टगढ़ यहाँ पर आता है जिसने पूरे उत्तराखंड को सर्वप्रथम एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, ठीक है। सरोड़ादित्य वंश की स्थापना सरोड़ादित्य करता है, ठीक है। इसके पश्चात कौन आता है, इच्छर देव आता है, इच्छर देव के पश्चात कौन आता है, देसठ देव, और ये वही देसठ देव है जिसका ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है, बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका जो यहाँ पर देसठ देव है वो सरोड़ादित्य वंश से संबंधित है, और उसका ताम्रपत्र में बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। उसके पश्चात आता है पद्मदेव, ठीक है, जो कि महादानी माना गया। और उसके पश्चात कौन आता है, सुभिक्षराज, ठीक है, जिसको पुराणों के अनुसार शासन करने वाला एक शासक माना गया। तो ये सारे फैक्टर आपने इसके संबंध में ध्यान रखने, कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, सरयू और पनार, सुमेलित है, सरयू की सहायक नदी है पनार, ठीक है। अगला देखो विष्णु गंगा और पूर्वी धौली गंगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विष्णु गंगा अलकनंदा का प्राचीन नाम है और पूर्वी धौली गंगा
जो कि कहां पर बहती है, पिथौरागढ़ में बहती है, ठीक है, काली की सहायक नदी। तो यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी देखो काली और गोरी गंगा बिल्कुल दोनों एक दूसरे की, मतलब काली की सहायक नदी है गोरी गंगा, और कहां पर मिलती है, जौलजीबी में, ठीक है। और जौलजीबी में मेला भी लगता है जो कि 1914 से शुरू हुआ था। और देखो भागीरथी और जाड़ गंगा, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में वह राष्ट्रीय उद्यान जो देहरादून, हरिद्वार और गढ़वाल में विस्तारित है, तो कौन सा हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तीनों जनपदों में विस्तारित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किस मेले में मछली मारने की परंपरा, ठीक है, तो कहां पर है, मौड़ मेला, जो कि जौनसार में लगता है, ठीक है। मौड़ मेला जो जौनसार में लगता है, वहां पर मछली मारने की परंपरा उसमें, ठीक है, तो प्रथा उसमें चलती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में उत्तराखंड का स्थानीय लोक पर्व नहीं है। हरेला, हरेला जो कि उत्तराखंड का स्थानीय लोक पर्व है। घुघुती भी है जो कि अभी 14 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही फूलदेई भी है जो कि चैत्र मास की पहले गते को, ठीक है, चैत्र मास की पहली तिथि को मनाया जाता है, कौन सा, फूलदेई त्योहार। अगला देखो छठ पूजा, छठ पूजा नहीं है, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड में देखो मनाया जाता है, इसका सार्वजनिक अवकाश भी रहता है, लेकिन स्थानीय त्योहार नहीं है, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में सिडकुल का संबंध किससे है, तो किससे है, सूक्ष्म मतलब उद्योगों से, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उद्योग से संबंधित सिडकुल, बाकी देखो खेल, साहित्य और लोक संस्कृति से नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, पंच केदार निम्नलिखित में से किन दो जनपदों में स्थित है, तो थोड़ा चर्चा करते हैं पंच केदारों के बारे में। सबसे पहले देखो पंच केदारों में केदारनाथ, ठीक है, फिर देखो तुंगनाथ, ठीक है, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ठीक है। ये तीनों कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, और ये दोनों कहाँ है, चमोली में। इनमें सर्वाधिक ऊंचा कौन है, तुंगनाथ, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा। और दूसरे नंबर पर कौन है, केदारनाथ, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है ऊंचाई में, दूसरे नंबर पर है केदारनाथ, ठीक है। देखो ये पांचों जो केदार हैं, पंच केदार हैं, पंच केदार किससे संबंधित है, भगवान शिव से। पंच केदार भगवान किससे संबंधित है, भगवान शिव से, ठीक है। और भगवान शिव के जो पृष्ठ भाग है वहां पर केदारनाथ में पूजा होती है, ठीक है। जो भुजाओं वाला एरिया वहां पर तुंगनाथ में पूजा होती है। मदमहेश्वर यानी कि नाभि वाला एरिया यहाँ पर कहां पर पूजा होती है, मदमहेश्वरनाथ। तीनों रुद्रप्रयाग में आते हैं। रुद्रनाथ में उनके रौद्र रूप की पूजा होती है, कल्पेश्वरनाथ में उनके केशों की पूजा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पांचों आपने ध्यान रखने किससे संबंधित है, कहाँ है। और सबसे बड़ी विशेषता देखो, कल्पेश्वरनाथ शीतकाल में बंद नहीं होता है, मतलब एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट शीतकाल में बंद नहीं होते, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरिद्वार में शांति कुंज का संस्थापक कौन था, तो हरिद्वार में शांति कुंज का संस्थापक कौन था, पंडित श्रीराम शर्मा, जिसके द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कुमाऊं मंडल का यह जिला गढ़वाल मंडल के साथ सीमा नहीं बनाता, तो देखते हैं कौन जिला बनाता है और कौन जिला नहीं बनाता है। फिर से देखो हल्का सा मैं मैप बनाता हूं एक और, ठीक है। इस तरह से मान लो हल्का सा, ठीक है, हालांकि पूरा अच्छा सा बन नहीं पा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल समझ जाओ आप लोग। ये देखो ये पिथौरागढ़ आता है यहाँ से, मतलब यहाँ चमोली, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पौड़ी। केवल दो ही जिले ऐसे हैं गढ़वाल के जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, लेकिन कुमाऊं के देखो यहाँ नैनीताल, ठीक है, नंबर 1 अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ देखो नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है, यहाँ पर बागेश्वर और पिथौरागढ़। कुमाऊं के 4 जिले हैं जो गढ़वाल के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन गढ़वाल के कौन, एक पौड़ी और एक चमोली, केवल 2 ही ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल के कुमाऊं के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल 2 जिले। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है देखते हैं, ठीक है। कुमाऊं मंडल का यह जिला गढ़वाल के साथ सीमा नहीं बनाता, तो उधम सिंह नगर देखो, उधम सिंह नगर नहीं बनाता है, नैनीताल बनाता है, ठीक है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये चारों जिले किसके साथ, गढ़वाल के साथ। और गढ़वाल के 2 जिले, ठीक है, जो कुमाऊं के साथ सीमा बनाते हैं। देखो बाकी सीमावर्ती जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, 5 ये सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, पिथौरागढ़, ठीक है, यहाँ से ये सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, पिथौरागढ़। ध्यान रखिएगा।
और उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी। दक्षिण में कौन है, उधम सिंह नगर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, 358, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 320, ठीक है। ये दोनों किलोमीटर में ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला जो है वो है चमोली, ठीक है। आयोग ने भी चमोली उत्तर सही दे दिया है। पहले आयोग ने उत्तरकाशी माना था, लेकिन जो अभी पुलिस का एग्जाम होता है उसमें उसने चमोली ही दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसमें चंपावत, ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्नांकित में उत्तराखंड का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर है, तो इसमें देहरादून है सबसे स्वच्छ, ठीक है। दूसरे नंबर पर रुड़की है। तो मेरे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया था उत्तराखंड करंट अफेयर्स में पहले, ठीक है, 7-8 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। उसमें सारे जितने भी नगर निगम है उनकी स्थिति, उत्तराखंड की जो स्थिति है वो सारी चीजें मेरे द्वारा उसमें बताई गई और आगे परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, राज्य में उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम की स्थापना कहां पर की गई है, तो कहां पर की गई है, हरिद्वार में की गई है, ठीक है। अगला देखो, कुमाऊं की चित्रकला, इसके लेखक कौन है, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल के द्वारा लिखी गई है कुमाऊं की चित्रकला, ठीक है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में निम्नांकित में से किस सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, तो इनमें से किसका हुआ है, टमाटर का, ठीक है। टमाटर का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर हुआ है। अगला देखो, मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से रहा है, तो किस खेल से रहा है, ये पैरा बैडमिंटन से, ठीक है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। अगला देखो, गंगोत्री धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आयोग ज्यादा पूछ रहा है। गंगोत्री धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगोत्री किसके तट पर स्थित है, ये हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। यमुनोत्री किसके तट पर स्थित, ध्यान रखिएगा, यमुना, ठीक है। और केदारनाथ मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी जो कि एक शाखा के रूप में निकलती है उसी के पास से, ठीक है। और चौथा जो बद्रीनाथ है ये अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा ये ज्यादा पूछा जाता है बद्रीनाथ, क्योंकि मुख्य अलकनंदा काफी मुख्य नदी और गंगोत्री भी लगातार पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चारों धाम, तो इसमें देखो बद्रीनाथ कहाँ आता है, चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ चमोली में आता है, केदारनाथ कहाँ आता है, रुद्रप्रयाग में आता है, और गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ आता है, उत्तरकाशी में। तो इनका जिलों का भी पूछा जाता है, ठीक है, कि किस जिलों के समूह में चार धाम उत्तराखंड में, सर्वाधिक दूरी में कौन है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है, ये मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तो आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर परीक्षावाणी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, रिवीजन के उद्देश्य से, क्योंकि परीक्षावाणी में पृथक रूप से पढ़ाऊंगा, मतलब समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से, लेकिन यदि आप अभी रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं 10 दिनों में, तो मेरे को कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, तो कृषि है, बिल्कुल है, पशुपालन भी है, ठीक है, साथ ही बागवानी। देखो पर्वतीय क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण साधन क्या, बागवानी भी। आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो अलग अलग चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती, कहीं आपको आजकल जो रसीले फल होते हैं जैसे माल्टा इत्यादि, ठीक है, संतरे वगैरह आजकल आपको देखने को मिलेंगे, कहीं आपको, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में आड़ू इत्यादि, सेब इत्यादि, ठीक है, साथ ही खुबानी, पूलम इत्यादि, वो सारी चीजें मतलब बागवानी में आते हैं, ठीक है। तो बागवानी भी यहाँ का एक प्रमुख क्या है, आय का जरिया है पर्वतीय क्षेत्रों का, तो इसका उपयुक्त सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है, कौन सी नदी है, काली। कितनी लंबाई है काली की, 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर किसकी है, काली की, ठीक है। अलकनंदा कितनी, 195। भागीरथी कितनी है, 205, ठीक है। तो सर्वाधिक जो लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी हो जाएगी, काली नदी हो जाएगी। और सर्वाधिक जल प्रवाह, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन, ये कौन सी हो जाएगी, अलकनंदा। तो सर्वाधिक जल प्रवाह वाली कौन सी हो जाएगी नदी, अलकनंदा हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन एक हिमानीकृत नदी नहीं है। हिमानीकृत मतलब जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकल रही है, जो किस मतलब जो हिमालय से नहीं निकल रही है, बस इतना समझ लो आप, जो बर्फ से नहीं आ रही है, ठीक है। हिमालय में बर्फ है, उसके गलने से जो जिस नदी का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके जल से जिस नदी का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर उस नदी को पूछा गया। तो इसमें कौन सी नदी हो जाएगी, पश्चिमी रामगंगा। और कहां से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा आती है दूधातोली से, ठीक है। दूधातोली जो कि चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के मिलन बिंदु पर है, ठीक है, वहां से 5 नदियां निकलती हैं, तो उसमें से पश्चिमी रामगंगा भी
एक और इसी रामगंगा पर, ठीक है, कालागढ़ डैम बना हुआ है, इसको रथवाहिनी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया पहले कि रथवाहिनी किसे कहा जाता है, ठीक है, रथवाहिनी। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया कि रथवाहिनी किसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देवस्थल में पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित की गई है, इसमें कितने देश साझेदार हैं? तो इसमें 5 देश साझेदार हैं। कौन कौन है? देखो, भारत है, ठीक है, भारत है, प्लस उज्बेकिस्तान, ठीक है, पोलैंड है, प्लस कनाडा और बेल्जियम, ठीक है। इन 5 देशों से भारत की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित की गई है? देवस्थल। और क्वेश्चन बनेगा कि देवस्थल कहां पड़ता है, तो देवस्थल कहां आता है? नैनीताल जिले में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल निम्न में से किस हिमालय श्रेणी पर स्थित है? तो किस में? मध्य हिमालय श्रेणी पर, ठीक है, उसके ढाल पर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहां पर शुरू की गई है? रुड़की में, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला अभी मैं समझा चुका हूं आपको, कौन है? पिथौरागढ़ है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना राज्य आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखो, इसमें रामपुर तिराहा कांड दे रखा है, रामपुर तिराहा। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, देखो, मसूरी कांड, ठीक है, सारे हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है श्रीयंत्र टापू, ठीक है, और चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है सल्ट विद्रोह, ठीक है। रामपुर तिराहा कांड जो कि कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है, और इसको क्या बुलाता है? मुजफ्फरनगर कांड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड इसको कहा जाता है। मसूरी कांड कब हुआ था? देखो, 2 सितंबर 1994, ठीक है। तो 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस हम मनाते हैं, और यहाँ पर 3 जो प्रमुख, ठीक है, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, 2 महिलाएं इसमें मारी गई थी, और साथ ही एक जो डीएसपी थे, पुलिस उपाधीक्षक, कौन थे? उमा शंकर त्रिपाठी, ठीक है। ये 3 जो प्रमुख थे इसमें मारे गए थे, टोटल 8 लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995, ठीक है। कहां पर हुआ था? देखो, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में पड़ता है, ठीक है, यहां पर हुआ था। और साथ ही इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? देखो, यशोधर बेंजवाल प्लस राजेश रावत, ठीक है, ये 2 इसमें शहीद हुए थे। देखो, सल्ट विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 5 सितंबर 1942। तो इसमें 2 भाई शहीद हुए थे, गंगाराम और खीमादेव, प्लस खीमादेव, ठीक है। ये तो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पहले आया है कि निम्न में से किस विद्रोह में गंगाराम एवं खीमादेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे, ठीक है, किस में हुए थे? सल्ट विद्रोह में। साथ ही 2 अन्य भी थे, कौन थे? चूड़ामणि प्लस एक और कौन थे? बहादुर सिंह करके, ठीक है, बहादुर सिंह। तो एक और कौन थे? बहादुर सिंह, ठीक है। तो ये 4 लोग इसमें शहीद हुए थे, और इसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली, इसको संज्ञा दी जाती है, ठीक है, कुमाऊं का बारदोली। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजलू को, ठीक है, गुजलू क्षेत्र आता है, पौड़ी में पड़ता है, इसको बोलते हैं गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। तो आपके कई सारे इसमें टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 1930 में गांधी जी के दांडी यात्रा में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? ज्वालादत्त जोशी। ये पहले के थे, मतलब जो 1886 का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इनके द्वारा हिस्सा लिया गया था, ठीक है। तो इसमें ज्योतिराम कांडपाल, गोरखा वीर खड़ग बहादुर और भैरवदत्त जोशी, ठीक है, तीनों थे। तो दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? देखो, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का, ठीक है। इस अवधि में दांडी मार्च रहा था, और उत्तराखंड से भी गांधी जी के साथ जो 78 उनके अनुयायी थे, तो उनमें 3 उत्तराखंड के भी शामिल थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, निम्नलिखित में कुली बेगार प्रथा के अंत से संबंधित नदी है, तो किस नदी के तट पर बहाए गए थे? रजिस्टर 13 और 14 जनवरी 1921 में, ठीक है, 1921 में। तो किस नदी के तट पर बहाए गए थे? सरयू नदी, जो कि बागेश्वर में आती है, ठीक है। बागेश्वर, सरयू और गोमती नदी के तट पर, मतलब संगम पर ही स्थित है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या तो किस जिले में? अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में है सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा देश में सर्वाधिक, ठीक है, देश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या प्रतिशत जो है वो अल्मोड़ा का है, ठीक है।
तो अल्मोड़ा राष्ट्र मतलब सॉरी देश में पहला नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से अधिक है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा अल्मोड़ा में क्या है, बहुआयामी निर्धन जनसंख्या, ठीक है, देश में पहला नहीं है, उसको आप लोग काट लीजिएगा। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा लगभग कितना है 29% बहुआयामी यहाँ पर निर्धन जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजनीतिक चेतना के लिए किस वर्ष हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1903 में की गई थी, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस जनपद में बाणासुर का किला स्थित है, तो बाणासुर का किला कहाँ है, देखो चंपावत में। देखो आप लोग बस प्रैक्टिस सेट देते रहिए और उसका सॉल्यूशन देखते रहिए, ठीक है। जो भी आपके कंफ्यूजन होते हैं, जहां पर हम एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है मुझे यही लगता है कि जो आसान चीजें होती है ना वो हमारी ज्यादा गलत होती हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है इस सॉल्यूशन देने के माध्यम से कि आपका जो आसान चीजें जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड टाइम पे, जैसे किले हैं, जैसे किसकी स्थापना किसने करी, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो ये मैं आपको रिवीजन करा दूंगा लगातार, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जैसे किले में अभी बता रहा हूँ आपको, तो ऐसी चीजें हमारी रिवीजन लगातार होते रहेंगे, बस आप लोग सॉल्यूशन देखते रहिए, ठीक है। तो आपको ये याद होता रहेगा, तो आपको मतलब याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, रिवीजन कराना आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो देखो किले कौन कौन से किले हैं राज्य में, ठीक है। सबसे पहले राजगंगा, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं सारे, ठीक है। राजगंगा है, मल्ला महल, ठीक है, खगमरा किला है, शायद देखो लाल मंडी, ठीक है, नैथड़ा, सिमलगढ़, ठीक है, सिमलगढ़ किला है, और साथ ही और कौन से किले, ठीक है, इतने किले, एक है बाणासुर का किला, ठीक है, बाणासुर। देखो राजगंगा किला कहाँ है, चंपावत, ठीक है, मल्ला महल लाल मंडी से नैथड़ा तक का ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। सिमलगढ़ कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और बाणासुर का कहाँ है, ये भी चंपावत में, ठीक है, चंपावत। इसको क्या कहा जाता है वर्तमान में, मारकोट, तो ये भी पूछा गया, मारकोट इसको कहा जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़, देखो नैथड़ा किला कौन सा है, गोरखाकालीन है, ठीक है। बाकी इन चारों में आपको कंफ्यूज होगा, देखो राजगंगा कौन है, सोमचंद, ठीक है, मल्ला महल का कौन है, देखो रुद्रचंद। इतिहास आजकल में चंद्रवंशी काल ही पढ़ा, ठीक है, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। खगमरा का देखो कौन है, भीष्मचंद, और लाल मंडी का कौन है, बालो कल्याण चंद, ठीक है, बालो कल्याण चंद। तो ये पूछा गया कई बार, और इसी के द्वारा आलमनगर की स्थापना भी की गई थी, ठीक है, आलमनगर की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें देखो जो रुद्रचंद है ये अकबर का समकालीन था, बाकी अन्य भी कई सारे कार्य इसके द्वारा किए गए थे, आप लोग इतिहास की क्लासेस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष माघ माह में घुघुती त्योहार मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं एरिया में ये ज्यादातर मनाया जाता है। देखो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, इसके राइटर कौन है, H.G. वाल्टन, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे द्वारा किस वर्ष शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन आरंभ किया गया, कब किया गया था, 1918 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण, जो अभी वन रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सर्वाधिक वनावरण किस जिले का है। देखो ये काफी आसान है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो ये है नैनीताल, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको लिखा चुका हूं, उसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लें। यदि आपका पटवारी का एग्जाम है तब तो करना ही करना है, ठीक है। यदि पटवारी नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड है, तब भी आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है, रानीखेत में, ठीक है। और गढ़वाल का कहां है, लैंसडाउन। लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था, कालो का डंडा, ठीक है, और उसको कालेश्वर भी कहा जाता है। देखो राज्य में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहां पर है, गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है। और श्रीनगर में कौन सा है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहां पर पड़ता है, श्रीनगर में आता है, ठीक है। भीमताल में कौन सा है, शीतजल मत्स्यिकी राष्ट्रीय वाला। अगला देखो, निम्नलिखित में से वह स्थान जो चारों धामों की यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी है। चारों धामों के लिए यदि जाएंगे तो कहां पर जाएंगे, ऋषिकेश, ठीक है। हरिद्वार से ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से देखो एक चंबा के लिए मार्ग निकलेगा, एक बद्रीनाथ के लिए, ठीक है। तो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ और केदारनाथ आ जाएंगे। चंबा वाले जो मार्ग आते हैं मसूरी होते हुए ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। तो इस तरह से देखो लेकिन ऋषिकेश अवश्य जाते हैं, ठीक है। हरिद्वार तो है, अब हरिद्वार ऑप्शन नहीं था तो ऋषिकेश तो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऋषिकेश भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो
कई सारे लोगों ने इसमें आपत्ति भी करी थी, कुछ बच्चों ने कि इसका ऋषिकेश नहीं हरिद्वार होना चाहिए, लेकिन देखो हरिद्वार ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ऋषिकेश भी जाया ही जाता है। यात्रा के लिए यदि आप जाएंगे तो ऋषिकेश तो आपको जाना ही जाना, ठीक है। ऋषिकेश से ही आपको या तो आप उत्तरकाशी वाले रूट में जाएंगे या फिर चमोली वाले रूट में जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ठीक है, ये कब किया गया था प्रावधान 50% आरक्षण का? 2008 में, ध्यान रखिएगा 2008 में। और कौन थे मुख्यमंत्री? बीसी खंडूरी, ठीक है, 2008 में बीसी खंडूरी मुख्यमंत्री थे। और 2006 में 30% क्षैतिज आरक्षण किया गया था, ठीक है, कौन थे? एनडी तिवारी, ठीक है, ये केवल किया गया था। अब वर्तमान में इसके लिए अधिनियम लाया गया, ठीक है, अधिनियम बिल लाया गया। तो अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ध्यान रखिएगा पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में है, तो वर्तमान में इसके लिए प्रावधान किया जा चुका है, ठीक है। हाल ही में काफी चर्चा का विषय रहा है 30% आरक्षण वाला। तो ये आपके 100 प्रश्न हो गए दिनांक 3/1 वाला, ठीक है। तो आज का जो मेरे द्वारा पेपर कराया गया था, प्रयास करूंगा कि उसका आपको कल एक पार्ट में दे सकूं, ठीक है। साथ ही देखो आप लोग कमेंट जरूर करें, परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट, सॉरी परीक्षावाणी रिवीजन, ठीक है, और प्लस परीक्षावाणी रिवीजन के साथ साथ देखो रीजनिंग यदि आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं फॉरेस्ट से पहले, परीक्षावाणी रिवीजन करना चाहते हैं और साथ ही रीजनिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके पश्चात ही मैं सोमवार के पश्चात आपको लगभग 40 से 50 मिनट की परीक्षावाणी रिवीजन क्लासेस उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए अपना, जिसका भी पटवारी का एग्जाम है बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जितना भी पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और उसको अब धरातल मतलब उसका आउटपुट का समय आपका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।